Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with Cost Accounting Standard Revision CAS2. तो मैं CAS2 आज रिविजन करवाने वाला हूँ और मेरा CAS1 और इसका जो ओवरव्यू है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और जो भी कोस्टिंग से रिलेटेड जितना भी आप लोगों को चाहिए मीन्स ऑडिट हो गया चाहे कोस्टिंग का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। सो आप लोगों को मेरा जितना भी वीडियो मैं अपलोड करते जाऊंगा वो आप लोगों को मिलता जाएगा। ये जो कोस्ट ऑडिट है ना, इसका मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, जितना भी इसका चैप्टर है चैप्टर वाइज में से अपलोड कर दूंगा। और कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कर ही रहा हूँ, और जो भी इसका जो चैप्टर बचा हुआ है जैसे XBRL हो गया, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स है, मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और कुछ सम वगैरह है वो भी अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ सपोर्ट मी इसके लिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करेंगे तभी जाकर के मैं वो सभी डालूंगा। आज मैं CAS2 स्टार्ट करता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। CAS2 बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। CAS2 बोलता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी मीन्स एबिलिटी। कैपेसिटी मीन्स एबिलिटी। तो एबिलिटी क्या होता है हिंदी में अगर समझते हैं तो क्षमता। एक जो मशीन होता है उसका कितना क्षमता होता है प्रोड्यूस करने का, एक महीना बोलिए चाहे एक दिन में। तो कैपेसिटी मीन्स एबिलिटी। एबिलिटी को अगर हिंदी में समझे तो क्षमता, कितना उसका क्षमता है कि एक मशीन कितना प्रोड्यूस कर सकता है एक दिन बोलिए, चाहे उसको आप एक महीना में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज किया गया है 2015 में ऑन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन इश्यूड बाय द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दिस स्टैंडर्ड रिप्लेसेस CAS2 2012। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CAS2 है वो पहले 2012 में आया था ऑन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, उसको रिवाइज किया गया 2015 में। द स्टैंडर्ड डील विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, द प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर करता है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये भी लाइन देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टैंडर्ड का? यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी, रीजनेबल एक्यूरेसी। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है कि जो एक इंडस्ट्री में जितना भी कंपनी है वो सेम ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, वो यूनिफॉर्मिटी हो गया। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि एक जो कंपनी है वो कई पिछले साल से या आने वाले साल में वो सेम ही रूल्स एंड रेगुलेशन या मेथड बोलिए वो फॉलो करता है। जैसे पहले भी FIFO मेथड यूज़ करता था, आज भी वो FIFO मेथड यूज़ करने वाला है, तो वो कंसिस्टेंसी है। अब हम लोग इसका टाइप्स देखते हैं CAS2 का। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी डिटर्मिनेशन है, इसका कुछ क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इसका 5 टाइप है। पहला इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब होता है कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है, तो वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगा। नॉर्मल कैपेसिटी होता है। एक नॉर्मल कैपेसिटी होता है कि वो कितना कर सकता है। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब है कि कितना वो प्रोड्यूस किया। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी होता है कि ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था कि मैक्सिमम वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, और नॉर्मल वो कितना कर सकता है, मतलब छुट्टी वगैरह और जो इंटरनल फैक्टर होता है कंपनी का वो हटा करके, तो वो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को ईजी हो समझने में। ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होता है और नॉर्मल कैपेसिटी होता है, ये जो दोनों का डिफरेंस होता है वो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी होगा, ठीक है। और ये जो एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नॉर्मल कैपेसिटी है, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल, नॉर्मल वो कितना प्रोड्यूस कर सकता था और कितना किया, ये जो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी बोला जाता है। इस कलर चेंज नहीं होगा ना। नॉर्मल कैपेसिटी या और एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के जो दोनों का डिफरेंस होगा वो एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी होगा। और हम लोग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आते हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर द फ्लोइंग 5 फैक्टर्स। जैसे कि मैन्युफैक्चरर का क्या स्पेसिफिकेशन है, या
या नंबर ऑफ शिफ्ट कितना शिफ्ट में वो काम करवा रहा है, ऑपरेशनल कांस्टेंट क्या क्या कांस्टेंट मतलब क्या क्या कांस्टेंट मतलब होता है कि क्या रुकावट आ रहा है, टेक्निकल एवेल्यूएशन, तो सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा तभी जाकर के इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, तो वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो ये हो गया इंस्टॉल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी तो आप लोगों को बता दिया कि मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रिड्यूस्ड बाय इंटरनल फैक्टर, जो इंटरनल फैक्टर होता है उसको अगर हटा दें तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो नॉर्मल कैपेसिटी होता है। जैसे कि इंटरनल फैक्टर में आ गया कि टाइम लॉस्ट और स्पेंट ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कुछ अगर मशीन अगर कुछ ख़राब हो गया तो उसको मेंटेनेंस करवाना पड़ता है ना, तो उसको वो जो टाइम उसमें लॉस हुआ उसको हटा करके जितना टाइम बचा उसमें हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो नॉर्मल कैपेसिटी हो गया। तो और भी नॉर्मल कैपेसिटी में हो गया कि क्या क्या टाइम लॉस होगा, जैसे वीकली एंड पेड हॉलीडे, जो वीकली एंड पेड हॉलीडे होता है, जैसे वीकली मतलब संडे हो गया, चाहे सैटरडे हो गया, कुछ कंपनी बंद होता है, या पेड हॉलीडे मतलब होली, दिवाली, दशहरा, ईद, तो ये सब अगर होता है तो ये सब भी रिड्यूस किया जाएगा, कितना दिन छुट्टी होता है कंपनी में वो भी रिड्यूस किया जाएगा 365 दिन में। और ये जो बैच और सेटअप कैपेसिटी, जैसे कि एक बैच ओवर होता है 8 घंटा का, एक कंपनी में शिफ्ट वाइज चलता है, तो एक बैच खत्म होने के बाद जो सेकंड शिफ्ट होगा उसमें तो नॉर्मली कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो ब्रेक होना ही चाहिए, क्योंकि एक वर्कर निकलेंगे दूसरा वर्कर फिर इंटर करेंगे तो कुछ उसमें भी कुछ डिले होगा या बैच चेंज में डिले होगा, तो वो भी जो टाइम उसमें जो टाइम वेस्ट होगा वो भी रिड्यूस किया जाएगा, वो पर डे के हिसाब से। सो नॉर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस इंटरनल फैक्टर्स। इंस्टॉल मतलब जो इंस्टॉल कैपेसिटी था ये तो था कि मैक्सिमम, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। और ये जो नॉर्मल कैपेसिटी है, ये नॉर्मल कैपेसिटी मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है उसके बाद कुछ अगर इंटरनल फैक्टर्स है, जैसे कि मशीन ख़राब हो गया, चाहे कुछ एम्प्लॉई है वो उसका हॉलीडे हो है, चाहे शिफ्ट चेंज करने में कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो सबको हटा करके जो टाइम बचा है उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो नॉर्मल कैपेसिटी होता है। थर्ड वन इज एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इट इज़ द एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब होता है कि कितना वो कंपनी प्रोड्यूस किया या वो मशीन कितना प्रोड्यूस किया, वो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। which one you have to select this one, okay। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी होता है कि डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो मैक्सिमम कैपेसिटी था और जो नॉर्मल जो प्रोड्यूस किया है, जो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी होगा। अब एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी देखते हैं, कलर चेंज नहीं हुआ। एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी होता है कि जो भी डिफरेंस होता है, जो नॉर्मल कैपेसिटी कितना वो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए और वो कितना प्रोड्यूस किया, ये जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी होगा। अब इसका प्रेजेंटेशन, नॉर्मल कैपेसिटी and actual capacity utilization shall be presented as percentage of installed capacity। परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाएगा इंस्टॉल कैपेसिटी का। इसका डिस्क्लोजर क्या है, CS2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का डिस्क्लोजर दिया हुआ है। बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपेसिटी, एनी चेंज इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड विथ रीजन, अगर कुछ चेंज करता है तो उसको रीजन बताना पड़ेगा। कैपेसिटी इनहेंस्ड थॉ और सोर्सिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड, अगर कैपेसिटी इनहेंस्ड था और सोर्सिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर कोई कंपनी अगर कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहता है बाय और सोर्सिंग मतलब खुद नहीं अगर बना पा रहा है तो कोई और उसका सेम काम करता है कंपनी, तो उसको अगर बनाने के लिए दे रहा है और सोर्स कर रहा है तो भी बताना पड़ेगा। कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन और सोर्सिंग इन एक्चुअल प्रोडक्शन, रीजन फॉर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगर कंपनी जितना उसको बनाना चाहता था, एक कंपनी जितना वो प्रोड्यूस कर सकता था बट अगर उससे कम वो प्रोड्यूस किया तो उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि हाँ उससे कम आप क्यों प्रोड्यूस किए, क्या रीज़न था कि आप इससे कम प्रोड्यूस कर पाए। एबनॉर्मल कॉस्ट ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। अब देखिए अब इसके बाद सम स्टार्ट होता है, तो आप लोग को मैं जो सम है मैं बता दूंगा कि कैसे बनता है और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आई विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1,
कहता है कि बर्नेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोवाइड्स द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018। कहता है कि ये जो कंपनी का स्पेसिफिकेशन कैपेसिटी दिया हुआ है मशीन पर आवर के, ये बोलता है कि एक आवर में 1500 यूनिट बनाता है। ठीक है, बोलता है कि कंपनी तीन शिफ्ट में काम करता है और 8 घंटा का शिफ्ट होता है, 8 आवर पर डे, 3 शिफ्ट में काम करता है, मतलब 24 घंटा कंपनी काम करता है, 8 घंटा का शिफ्ट होता है, 3 शिफ्ट में काम करता है। पेड हॉलीडे इन ईयर, मतलब संडे को पेड हॉलीडे है और अदर हॉलीडे मतलब होली, दिवाली, दशहरा, ईद, तो ये सब अदर हॉलीडे हो गया। 365 दिन होता है। बोलता है कि एनुअल मेंटेनेंस इज डन विद दिस हॉलीडे। प्रिवेंटिव वीकली मेंटेनेंस फॉर द मशीन इज कैरी ड्यूरिंग द संडे। संडे को ही जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो करवाता है कंपनी। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी ड्यू टू मेंटेनेंस, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी ड्यू टू लंच टाइम होता है या शिफ्ट चेंज होता है, उसमें 1 घंटा लगता है कंपनी को। कहता है प्रोडक्शन बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी इन पास्ट 5 ईयर। पिछला 5 साल का इसका जो यूनिट है उसका सेल्स दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर दैट ईयर, एक्चुअल प्रोडक्शन इस साल का 81.50 है। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कितना वो प्रोड्यूस कर सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी होगा 365 इंटू 8 आवर पर डे, 3 शिफ्ट में काम करता है, तो 365 इंटू 8 इंटू 3 शिफ्ट इंटू 1500 यूनिट बनाता है। आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, तो ये जो जितना आएगा वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक्चुअल प्रैक्टिकल कैपेसिटी देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 365 दिन काम करता है, 8 घंटा का शिफ्ट होता है, 3 शिफ्ट में काम करता है, 1500 यूनिट बनाता है 1 घंटा में, तो इतना यूनिट हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकली मतलब वो कितना बना सकता है, जैसे कि जो छुट्टी वगैरह होता है ना, यहाँ पे 52 दिन तो एक साल में संडे ही होता है, और आधा हॉलीडे मीन्स 12 दिन आधा हॉलीडे होता है, और इसके बाद है कि जो शिफ्ट वगैरह चेंज होता है उसमें 1 घंटा लैप्स होता है। तो 365 दिन में यहाँ पे यहाँ पे 365 दिन में सेलेक्ट अनदर कलर फ्रॉम हियर सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। जैसे देखिए यहाँ पे 365 दिन में 52 दिन तो संडे का चला जाएगा, 52 डेज संडे का चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 12 दिन अदर हॉलीडे का चला जाएगा। उसके बाद जो रिड्यूस करके आएगा वो डेज आप लोग ले लीजिएगा, और जो 8 घंटा का जो शिफ्ट है उसमें 1 घंटा शिफ्ट चेंज होने में होता है, तो 1 घंटे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 365 दिन था, उस 52 दिन संडे का था, 12 दिन अदर हॉलीडे का था, 8 घंटा का शिफ्ट होता है, 1 घंटा लंच टाइम होता है, इसलिए उसको माइनस किया गया। 3 शिफ्ट होता है, 1500 यूनिट बनाता है 1 घंटा में, तो इतना यूनिट आ गया। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब होता है कि जो कितना उसका प्रोडक्शन हुआ बाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जैसे ये हो गया एक्चुअल इतना बनाया बाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम कितना वो बना सकता था, वो हो गया एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये वाला एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया। अब नॉर्मल कैपेसिटी मतलब होता है कि कितना वो बनाना चाहता था या बना पाता, या अगर वो डाटा अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे एक अलग भी होता है। नॉर्मल कैपेसिटी का एक और फॉर्मूला होता है कि अगर पिछला कई साल का अगर दिया हुआ है कि इतना यूनिट वो कंपनी बनाता है तो उसका एवरेज कर लें तो भी वो नॉर्मल कैपेसिटी कहलाता है। से यहाँ पे 4-5 साल का डाटा दिया हुआ था, तो यहाँ पे तो इसका एवरेज करने के बाद नॉर्मल कैपेसिटी होता है।
अब आइडल कैपेसिटी मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी मीन्स ये जो 94 है, मतलब प्रैक्टिकली इतना ही बना सकता था, बट बनाया कितना 81.50, जो कि बनाया ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये हो गया अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता था फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू रिकॉन सीमेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट कंपनी फॉर दैट ईयर इंडेड। सीमेंट कंपनी का कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन स्टेटेड as you a cost auditor are required to offer you comments the performance of the company your suggestion for the improvement बताया कि कैसे इंप्रूवमेंट करेगा। रिकॉन परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो इसको रेटेड कैपेसिटी निकाला यहाँ पे 64/80। 64 देखिए यहाँ से लिया है, आवरली रेट 64/80 रेटेड कैपेसिटी, तो इसका 80% आ गया। और फिर उसी का फिर नेक्स्ट ईयर का 80% इसका आ गया, और इससे पहले वाला ईयर का 90% था। वहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, ये 60-70 पहले दिया हुआ है, 17-80 बाद में दिया हुआ है। तो बोलता है कि ये रिड्यूस किया है, बोलता है कि द फर्दर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज़ गोस्ट ऑन ऑफ प्रीवियस रिडक्शन। सो आप लोग देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे भी वैसा ही है कि फ्रॉम द डाटा अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जैसे ब्रेकडाउन वगैरह है, तो दोनों का परसेंटेज वाइज कितना इंप्रूव हुआ है और रिड्यूस हुआ है जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोइंग डाटा हैव बीन अवेलेबल फॉर सनफ्लैग डोनट लिमिटेड। इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट पर टन दिया हुआ है कि एक टन बनाने में कितना कॉस्ट लगता है। द पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 17-18 वाज ड्यू टू एबनॉर्मल पावर कट, द एक्सकलेशन कॉस्ट 5% है 16-17 का, 17-18 का 7% है। कैलकुलेट एबनॉर्मल कॉस्ट कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो पहले तो हम लोग को इंस्टॉल कैपेसिटी 250 है, इंस्टॉल कैपेसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद प्रोडक्शन पैटर्न 240 बनाता है, 230 बनाता है, और 125 यूनिट बनाता है, और कॉस्ट पैटर्न 1077 और 1660 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकालना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होगा, जैसे कि मैक्सिमम इतना वो बना सकता था और प्रोडक्शन टन इतना वो प्रोड्यूस किया, तो ये 96% हो जाएगा। फिर उसके बाद 1000 टन था, एस्केलेशन 100 था, बोलता कि 5% फिर इंक्रीज़ किया, फिर नेक्स्ट ईयर 7% इंक्रीज़ किया। तो इसके बाद है कि ये अमाउंट और इसको इंटू करने पे टोटल कॉस्ट आएगा, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से निकाला है। ये जो अमाउंट है, ए अमाउंट और ए अमाउंट का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 10 यूनिट डिफर है दोनों का, डिवाइडेड बाय ये दोनों का अमाउंट और ये दोनों का डिफरेंस यूनिट डिवाइड कर देने से ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट पर टन, जैसे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद इसको ये कॉस्ट को इस कॉस्ट से माइनस करिएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट 100% यूटिलाइजेशन। 574 जो आया है वो 598 का 96% कर दीजिएगा तो वो 574 आ जाएगा। सो जैसे मैं ये बताया 2015-16 का, वैसे ही ये तीनों बनेगा। यहाँ पे जैसे देखिए मैं बताया था ना, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अमाउंट का डिफरेंस और दोनों का यूनिट का डिफरेंस, तो आप लोग यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। या क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वैसा ही है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी, एबनॉर्मल कैपेसिटी। यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, CAS2 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज कम्प्लीटेड। अगर आप लोगों को मेरा रिवीजन लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें,
और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। उससे भी ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।